Hello everyone. Today we are starting our new unit, that is the thermodynamics 2, and it's our lecture 1 for this unit. Okay. So last unit we have already discussed some concepts about the thermodynamics. Okay ना. तो हमने देखो थर्मोडाइनमिक्स 1 जो हमारा यूनिट हुआ था उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने लॉज देखे थे उसके। तो हमने फर्स्ट लॉ देख लिया था और देन हमने सेकेंड लॉ भी देख लिया है। ओके, और ये यूनिट में हमें देखना है कि थर्ड लॉ क्या होता है। ओके ना। तो फिर क्या है, फर्स्ट लॉ एक्चुअल में था किसके लिए, इट इज़ अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये कंजर्वेशन एनर्जी है वो इसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ में हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, मतलब उसका इक्वेशन भी था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस टी डब्ल्यू। मतलब क्या, जो हमारी जो एनर्जी है, जो हीट निकलेगी, वो हीट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ओके ना, उसमें कुछ कम या ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके ना, चेंज नहीं होगा, बस दोनों तरह पे इक्वली है, बस वो उसका फॉर्म चेंज कर देगी। तो ये यही इसी बोलते थे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो सेकेंड लॉ था, वो सेकेंड लॉ ने हमें क्या बताया था, एंट्रोपी कॉन्सेप्ट दी थी उसने। मतलब वो एक्चुअल में बताता था कि हमारी रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है कि नहीं होने वाली है। अगर हमारी जो एंट्रोपी चेंज हम लोग निकालते थे, ये अगर ग्रेटर देन रहेगा तो वो पॉसिबल था, अगर ये लेस देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा तो रिएक्शन पॉसिबल है। पर बट अगर वो लेस देन जीरो होगा तो पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब डिक्रीजिंग एंट्रोपी पॉसिबल नहीं है। ऐसा हमें, मतलब वो प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग होती रहेगी। ओके, या फिर वो इक्वल टू जीरो रहेगी एडिएबेटिक प्रोसेस में। तो वो एक्चुअल में बताया गया था सेकेंड लॉ में। ओके, तो अभी हमें देखना है थर्ड लॉ, वो हम इस यूनिट में देखेंगे। तो थर्ड लॉ एक्चुअल में है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखो क्या है, हमें ये तो पता है कि हमारी जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। ओके ना, यूनिवर्स में एंट्रोपी चेंज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहता है। ओके ना, तो एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, अगर कोई भी हम लोग सब्सटेंस कंसिडर करें, या अगर हम लोग देखो यहाँ पे मैं एक मैटर कंसिडर करता हूँ, ये सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है। ओके ना, मॉलिक्यूल्स से ये बनता है और ये सब रैंडमली मोशन कर रहे हैं एक दूसरे, यहाँ कोई यहाँ पे मोशन कर रहा है, कोई नीचे, कोई ऊपर, ऐसे अलग अलग जगह पे मोशन कर रहे हैं। ओके, तो ये इसकी रैंडमनेस हो गई। रैंडमनेस मतलब वो डिसऑर्डर स्टेट में। ओके ना, तो फिर इसका एक कुछ ना कुछ जो एंट्रोपी रहेगा, जो इसके रैंडमनेस, इसको काउंट करने के लिए जो मेजरमेंट रहेगा, उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। तो इसका एंट्रोपी चेंज रहेगा, उसी को वो इसका रैंडमनेस काउंट करेगा। ओके, और अगर दूसरी जगह पे ये अगर हम लोग कंसिडर करें, तो इसमें देखो अगर हम लोग ऐसे पार्टिकल्स का यहाँ पे कंसिडर कर ले। ओके, तो ये सारे पार्टिकल्स देखो यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्डर स्टेट में, मतलब कोई भी एक जगह से यहाँ वहाँ ऐसे ज़्यादा ये नहीं हो रहा है। इसके अंदर भी मोशन हो रही होगी बट बहुत लेस अमाउंट में हो रही, और यहाँ पे देखो स्पेस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा मोशन करेंगे एक दूसरे की तरफ। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एंट्रोपी है और यहाँ पे एंट्रोपी है, तो इसकी एंट्रोपी कभी भी ज़्यादा रहेगी। ओके, ये सब्सटेंस से इसकी एंट्रोपी कभी भी ज़्यादा रहेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो रैंडमनेस ज़्यादा है। तो फिर साइंटिस्ट को क्या लगा कि अगर हम लोग ये रैंडमनेस को रुका दे, अगर पूरी तरह से, ओके ना, ये जो रैंडमनेस है, जो इसका डिसऑर्डरनेस है ना, ये इसको अगर हम लोग कम करते 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 जाए तो हमारी एंट्रोपी कम होती जाएगी। ओके ना, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू और कम होती जाएगी अगर इसको हम लोग चेंज कर दे तो। ओके, एंट्रोपी चेंज ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग एंट्रोपी पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग उसके बीच में का जो चेंज है, एंट्रोपी चेंज, उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ठीक है, तो इसको कम कम करते जाएंगे हम लोग। तो ये देखो कैसा है, फिर उन्होंने क्या बताया कि एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है वॉल्टर नंस्ट। ओके ना, इन्होंने एक्चुअल में बताया था कि थर्ड लॉ का इन्होंने स्टेटमेंट बनाया था। ओके ना, उसका कंक्लूजन इन्होंने दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे फॉर लो टेम्परेचर में उन्होंने ये किया था। तो उन्होंने बताया था कि हम टेम्परेचर जितना कम करते जाएंगे उतना ये मॉलिक्यूल्स के अंदर की जो मोशन है ये रुक जाएगी। ओके ना, उतना कम वो वाइब्रेट होने के लिए उतना कम मोशन करेंगे वो। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये टेम्परेचर अगर हम लोग 0 डिग्री केल्विन पे लेके जाए, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एक यहाँ पे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की मोशन पूरी तरह से रुक जाएगी। ओके, मीन्स वहाँ पे वो कैसे हो जाएगा, परफेक्टली ऑर्डर बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे हमारा जो सब्सटेंस है वो बन जाएगा एकदम परफेक्टली ऑर्डर। मतलब वहाँ पे किसी भी तरह की काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहाँ पे घूम ही नहीं रहे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं रहे। ओके, और वो टाइम पे क्या हो जाएगा, हमारा जो एंट्रोपी है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में थर्ड लॉ है। ओके ना, थर्ड लॉ ये कंप्लीटली यही चीज़ है। थर्ड लॉ में यही बताया गया कि ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कितना होता है, 0 डिग्री केल्विन। ओके,
ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री केल्विन, इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी मोशन पूरी तरह से रुक जाएगी, मतलब ये परफेक्टली ऑर्डर में वो पूरा हमारा सब्सटेंस बन जाएगा। ओके, अगर वो परफेक्टली ऑर्डर में, उसमें किसी तरह की मोशन नहीं है, रैंडमनेस नहीं है, तो ऑर्डर हो गया। या रैंडमनेस नहीं है तो फिर एंट्रोपी कहाँ से आएगी। ओके ना, एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस नहीं है तो फिर एंट्रोपी कहाँ से आएगी, तो वही चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी बन जाएगी 0। ओके ना, तो एंट्रोपी चेंज इस टाइम पे बन जाएगा 0। तो यही सब चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। ओके, तो यही हमारा है थर्ड लॉ। ओके, तो इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। बस यहाँ पे यही चीज़ याद रखनी है आपको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या आता है और परफेक्टली ऑर्डर क्या रहता है। ओके ना, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन जो सबसे कम टेम्परेचर है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, देखो कि ये जो 0 डिग्री केल्विन हम लोग बोल रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये अटेन करने के बाद हमारा एंट्रोपी पूरी तरह से 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एंट्रोपी नहीं रहेगा, पूरा सब्सटेंस एक ऑर्डर फॉर्म में रहेगा। ओके ना, तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली 0 डिग्री केल्विन इज इम्पॉसिबल टू अटेन। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल ही नहीं है कि 0 डिग्री केल्विन ये अचीव करना पॉसिबल नहीं है। 0 डिग्री केल्विन मतलब एक्चुअल में कितना टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में हम लोग देखें तो ये -273 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना कम टेम्परेचर अचीव करना एक्चुअल में पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक तो जितनी भी टेक्नोलॉजी हुई है उससे हमें ये चीज़ तो मिली नहीं है, मतलब किसी भी साइंटिस्ट को 0 डिग्री केल्विन अभी तक मिला नहीं है। ओके, तो ये एक्चुअल में थर्ड लॉ में यही बताया गया है। ओके ना, तो थर्ड लॉ एक्चुअल में नेचर का लॉज है, मतलब नेचर ने ऑलरेडी ये दिया हुआ है। ओके ना, तो ये बस साइंटिस्ट ने बता दिया कि ये लॉ, कि पहले तो बताया कि ये 0 डिग्री केल्विन पे ये होगा, एंट्रोपी होगा। फिर बाद में फिर ये बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंटली ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके ना, 0 डिग्री केल्विन, ये यही दो एक्चुअल में थर्ड लॉ के स्टेटमेंट्स है। नर्म्स ने जो हमें स्टेटमेंट्स दिए है उस स्टेटमेंट्स में यही है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन द एब्सोल्यूट 0 बाई एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये एक इसका स्टेटमेंट है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इस पर से बनेगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि एंट्रोपी टेंस टू 0, मतलब ये जो एंट्रोपी चेंज हमने निकाला है। ओके ना, हम एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमें चेंज ही कंसीडर करते हैं कभी भी। ओके ना, तो इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है। तो एंट्रोपी टेंस टू 0 एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेंस टू 0, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो भी 0 अगर हो जाएगा तो हमारी एंट्रोपी भी 0 हो जाएगी। ओके, एंड हमारे जो मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम और अ बॉडी। ओके ना, जो हमारी बॉडी है या फिर ये सिस्टम है, ओके ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है आर इन परफेक्टली ऑर्डर। ओके, मतलब जो परफेक्ट ऑर्डर में आ जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी वो मॉलिक्यूल्स में, तो मॉलिक्यूल्स एक जगह पे रुक जाएंगे। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारे थर्ड लॉ के स्टेटमेंट्स। तो ये एक्चुअल में जिसने प्रूव किया था ये, तो वॉल्टर नर्स ने किया था इन 1906, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ओके ना, ये थर्ड लॉ के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट को भी उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो वो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे देखो, लिमिट एज T टेंस टू 0। टी मतलब क्या, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर अगर टेंस टू 0 है तो हमारा एंट्रोपी वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज, इसको और एक फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट एज T टेंस टू 0 डेल्टा एस टेंस टू 0। ओके ना, हम एंट्रोपी या फिर एंट्रोपी चेंज दोनों भी चलेगा, कोई उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता इतना। और पर हम लोग मैक्सिमम कंसिडर करते हैं हमारा एंट्रोपी चेंज, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी चेंज फाइंड करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंट्रोपी फाइंड करने से ज़्यादा। ओके ना, क्योंकि हमें वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसमें का चेंज ढूंढने का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें का। ओके ना, कि हमें 2 स्टेट्स दिए, वो 2 स्टेट्स में का एंट्रोपी फाइंड करने से अच्छा उसका चेंज फाइंड करना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ओके ना, तो इसलिए हम लोग हमेशा एंट्रोपी चेंज फाइंड करते हैं। तो अभी ये थर्ड लॉ के इसमें यही 2 स्टेटमेंट्स है, ये जो मैंने बताया इसमें से 2 स्टेटमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। एक फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर एंट्रोपी टेंस टू 0 एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन परफेक्ट ऑर्डर। देन सेकेंड स्टेटमेंट जो वही स्टेटमेंट है, अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, वो क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन द एब्सोल्यूट 0 बाय एनी फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। मतलब हमारे कौन से थर्मोडायनामिक प्रोसेस है उससे एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर अचीव करना इम्पॉसिबल है, ये ऐसे बताया गया है। अभी तक तो नेचर में
अभी तक तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन पाया कि जिससे 0 केल्विन पॉसिबल हो, ओके ना। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस थ्योरम में एक्चुअल में ये क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने, ओके ना। तो दिस थ्योरम एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ ए बॉडी और सिस्टम एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो हमने बताया था, वो एब्सोल्यूट जीरो पे हमें ये बॉडी का बिहेवियर हमें पता चल रहा है कि क्या बिहेवियर है इसका, ओके। और फिर इसमें हीट कैपेसिटी भी बता रहा है, ओके ना। मतलब ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटीज भी पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। मतलब ये जो हो गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पूरी तरह से वो सिस्टम रुक जाएगा, मतलब उसका एंट्रोपी किसी भी तरह की नहीं होगी, ओके ना। मतलब उसमें किसी भी तरह का रैंडमनेस नहीं होगा, मतलब परफेक्ट ऑर्डर में वो सिस्टम आ जाएगी, ओके। तो ये टाइम पे उसका इंटरनल एनर्जी और वो भी होगा, वो भी सेम रहेगा, मतलब एंट्रोपीज और इसका इंटरनल एनर्जीज वो पूरी तरह से सेम हो जाएंगे और वो अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएंगे, मतलब जीरो के पास में आ जाएंगे, ओके ओके। सो इसी को हम लोग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलेंगे। बस इसके अलग अलग फॉर्म में स्टेटमेंट्स है, ओके ना। एक हमने ये फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा, एक ए फॉर्म में स्टेटमेंट लिखा, एक में बता सकते हैं कि इसका इंटरनल एनर्जी भी जीरो होता है वो टाइम पे, ओके। इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो होता है? क्योंकि यहाँ पे मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ओके ना। एक ही जगह पे अगर रुके हुए पार्टिकल्स, उसमें कौन सा एनर्जी रहेगा? नहीं है। तो फिर इसलिए हम लोग बोलेंगे इंटरनल एनर्जी भी उसका जीरो हो रहा है, ओके। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, दैट इज फॉर दी रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है, दैट इज अ कार्नोट साइकिल। हमारा रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है, तो कार्नोट साइकिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। कार्नोट साइकिल, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कार्नोट साइकिल का एग्जाम्पल, ओके। कार्नोट साइकिल क्या, तो हम लोग देखो पहले यहाँ पे रिवर्सिबल इंजन कंसिडर कर लिया, ये हमारे सोर्स है यहाँ पे ऊपर का साइड, तो इसका टेम्परेचर हम लोग Q1 कंसिडर करते हैं, ओके। यहाँ से ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जाएगा, ओके ना, ये यहाँ पे हमारा सोर्स है, ओके। Q1 हीट यहाँ पे जाएगा एट टेम्परेचर T1 और देन ये जाएगा सिंक की तरफ, ओके। यहाँ पे हम लोग सिंक कंसिडर करते थे और ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, ओके ना। यहाँ से ये Q2 अमाउंट का हीट रिजेक्ट होगा एट टेम्परेचर T2, ओके। तो ये हमारा कार्नोट साइकिल यहाँ पे हमने कंसिडर किया, दैट इज अ Q1 हमारी क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1। यहाँ पे हमने Q1 जो हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1 एंड द Q2 बी द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2। तो Q2 ये कौन सा है, इसमें से हीट रिजेक्ट हुआ है इंजन में से एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2 पे, ओके। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को पता है कि इसमें हमेशा ना कुछ तो हीट लॉस होता ही, और वो हीट लॉस किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेसेस, सम प्रोसेसेस लाइक कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती है वहाँ पे, ओके ना, ये सब चीज़ें होती रहती है, इसलिए वहाँ पे हीट लॉस होता है, ओके। तो हीट लॉस होने की वजह से हमें क्या रिलेशन मिलता है फिर, Q1/T1, ओके। तो हमें ये रिलेशन मिलता है वहाँ पे, Q1/T1 इज नॉट इक्वल टू Q2/T2। मतलब ये क्या है एक्चुअल में, द हीट एब्जॉर्ब्ड एट टेम्परेचर T1, ओके ना। मतलब ये टेम्परेचर पे हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ है वो नॉट इक्वल टू दी हीट रिजेक्टेड, ओके, रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T2। ये दोनों भी इक्वल नहीं है, बट और इसको हम लोग और एक लिख सकते हैं, दैट इज Q1/T1 माइनस Q2/T2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो नहीं है, बट इट इज ग्रेटर देन जीरो, ओके ना। मतलब पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, जो कुछ वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, इतना है। ये इक्वल टू जीरो नहीं है बट पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे हीट अपॉन टेम्परेचर है, हीट अपॉन टेम्परेचर मतलब क्या रहता है हमारा, एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, ओके। दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस एंड इट रीचेस टू द पीक वैल्यू व्हेन नंबर ऑफ साइकिल्स आर रिपीटेड, ओके ना। कार्नोट साइकिल में नंबर ऑफ साइकिल्स रिपीट करेंगे तो ये अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगी, ओके। देन क्या है कि दिस सिचुएशन इज ऑब्जर्व इन यूनिवर्स ऑल्सो, मतलब बोलते हैं कि ना यूनिवर्स में भी यही चीज़ हो रही है, मतलब यूनिवर्स की भी एंट्रोपी हमने देखा था कि यूनिवर्स से भी एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, ओके ना। तो वो भी चीज़ यही है, ओके ना, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है इसलिए वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, ओके। Since entropy is a measure of randomness or disorder in a molecular arrangement of the system, so as there is increase in entropy, there is increase in molecular disorders, okay, यही चीज़ है। Then naturally the disorder state decreases with decrease in entropy, okay। तो जो डिसऑर्डर स्टेट है वो कैसे होगा, एंट्रोपी अगर डिक्रीज होगी तो हम लोग बोल सकते हैं उसका डिसऑर्डरनेस कम होती है, ओके ना। क्योंकि एक्चुअल में एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस को मेजर करने का एक मेथड है, ओके ना। मतलब वही डिटर्मिनेशन का वो एक हम लोग उसके लिए यूज़ करते,
वो ये पैरामीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ओके ना, डिसऑर्डरनेस हमें डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर एंट्रोपी कम है तो हम बोलेंगे कि वो बहुत कम डिसऑर्डरनेस है उसके अंदर, ओके। तो यही चीज़ है। बाद में क्या है, नर्स ने वही हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एनी चेंज इन स्टेट प्रोसीड विदाउट ए चेंज इन द एंट्रोपी, ओके। तो नर्स ने वही बताया कि जीरो टेम्परेचर पे जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी रहेगा वो भी बहुत कम रहेगा, ओके ना। तो उसी को ऐसे भी बोल जाता है, नॉन्स्ट हीट थ्योरम भी बोलते हैं और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, ओके ना। तो इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि नॉन्स्ट हीट थ्योरम, हीट थ्योरम। हम लोग इसको अभी डिटेल में देखेंगे कि नॉन्स्ट हीट थ्योरम एक्चुअल में है क्या, ओके ना। इसका स्टेटमेंट हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में वही देखेंगे, ओके। तो यही चीज़ है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक्चुअल में यही चीज़ है, ठीक है। So I hope you have clear all these things about the third law of thermodynamics. So now we proceed to the next topic. So हमें टॉपिक देखना है नॉन्स्ट हीट थ्योरम, ओके। तो ये देखने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें और एक चीज़, दैट इज़ हमें कंसिडर करना है एक इक्वेशन, दैट इज़ अ गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ओके। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ओके। ये दो साइंटिस्ट के नाम है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। उस पर से हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी लिखेंगे और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ लिखेंगे, ओके। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन एक्चुअल में है क्या, देखो यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी। तो हमें इसका प्रूफ कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके ना, वो हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, ओके ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें खाली ये इक्वेशन आगे यूज़ होने वाला है, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके, दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके ना। यहाँ पे पी लिखा हुआ है, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर ये वैल्यू हमने कंसिडर की है। तो एक्चुअल में इसमें है क्या, देखो ये जो डेल्टा जी है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ओके। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हमें यहाँ पे डेल्टा जी बता रहा है। जो एच है वो एक्चुअल में हीट ही है, हीट कंटेंट ही है, बट यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे एंथैल्पी, ओके ना। तो एंथैल्पी है वो भी एक्चुअल में एक हीट कंटेंट ही रहता है, ओके ना, एंथैल्पी फ्री। और ये डेल्टा जी है वो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, मतलब वो एक्चुअल में फ्री एनर्जी को ये काउंट करता है, ओके, डेल्टा जी है। और ये देखो क्या है, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, ओके ना, टी इंटू फिर डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये क्या है एक्चुअल में, पूरा ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ओके ना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इसको ऐसा बोला जाता है, ओके। तो ये इस तरह से रहता है। तो ये हमने पहला यहाँ पे लिखा है, ये इक्वेशन हमें यूज़ होने वाला है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ओके। तो अभी हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये वैल्यू पूरी तरह से अगर जीरो हो जाती है, ओके, ये जो वैल्यू है अगर पूरी तरह से जीरो हो जाती है एक सर्टेन कंडीशन में, ओके, वो हम लोग देखते हैं। सभी देखते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं व्हेन, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म है, ये ब्रैकेटेड टर्म है, डो बाई डो टी ए ऑफ डेल्टा जी, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ गिव्स चेंज इन गिव्स एनर्जी इज जीरो एट कांस्टेंट प्रेशर है विच इज़ इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं ये वैल्यू पूरी तरह से जीरो है, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा, ओके। तो इक्वेशन 1 एक्चुअल में क्या बनेगा, ये पूरा अगर जीरो हो जाता है तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, मतलब ये पूरा हीट कंटेंट बन गया, ओके ना। मतलब क्या हो गया, हमारा जो गिव्स फ्री एनर्जी था विच इज़ इक्वल टू दी एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे मिल गया, ओके। तो हम लोग इसको ऐसे रख देते साइड में, ओके। अभी हम नर्स्ट हीट थ्योरम नहीं बनाया है, नर्स्ट हीट थ्योरम के लिए हमें और प्रोसीड करना पड़ेगा आगे। उसके पहले और एक टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक क्या है, रिचार्ड कॉन्सेप्ट। तो रिचार्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, तो रिचार्ड कॉन्सेप्ट मतलब रिचार्ड एक नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, उसने कुछ एक नई चीज़ फाउंड कर दी। ये जो फॉर्मूला है उसके वजह से, ये जो टेम्परेचर का है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी, उसने एट लो टेम्परेचर पे उस पर स्टडी किया। तो उसने क्या पाया कि डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर एट लो टेम्परेचर आर नियरली सेम, ओके। तो वही उसने बोला कि सेम टेम्परेचर पे पूरी तरह से सेम हो जाएंगे, मतलब यही चीज़ जो है उसने खुद के स्टाइल में लिखा है, ओके ना। तो वो कैसे रहेगा, उससे हम लोग लिखेंगे रिचार्ड कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिचार्ड कॉन्सेप्ट,
ओके। तो रिचर्ड इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो उसने क्या इसको अपने फॉर्म में लिखा, वो क्या बोला कि एट वेरी लो टेम्परेचर मतलब उसने जीरो कंसिडर किया, T टेंस टू जीरो, देन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, ऐसे बताया। और इसी को हम लोग फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर फॉर लिमिट एस T टेंस टू जीरो T डो बाई डो टी ऑफ, फिर ये पूरा मतलब ये जो टर्म थी वो पूरी टर्म यहाँ पे लिख दी है उसने, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू के यहाँ पे, अगर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच है तो ये पूरा टर्म यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो उसने बताया डेल्टा जी अपॉन, नहीं यहाँ पे ये खाली आएगा डेल्टा जी, ये पूरा ब्रैकेट ऐसे क्लोज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ बताई उसने, एट टेम्परेचर टी इक्वल टू जीरो दिस टर्म इक्वल टू 0 डिग्री, ओके ना, एंड इज इरेस्पेक्टिव ऑफ डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी, दैट इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, वो मतलब जीरो वैल्यू अटेंड कर लेगा। ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ये जो वैल्यू है वो अब जीरो हो जाएगी। ओके, बट एक्सपेरिमेंटली क्या हो गया, देखो ये उसने बताया था, उसका थ्योरेटिकली बताया था। ओके, ये पूरा थ्योरेटिकल हो गया। अभी देखो क्या है एक्सपेरिमेंटली। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि पहले अपना थ्योरी क्रिएट करते, एजम्पशंस देते, थ्योरी क्रिएट करते, बट क्या होता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद वही रिजल्ट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती। ओके, तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि रिजल्ट कुछ अलग मिलते हैं। तो यही होगा एक्सपेरिमेंटली, क्या हो गया एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू है डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो नहीं आया, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ गई इसके लिए। ओके ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई, कुछ तो फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पे। ओके, फाइनाइट क्वांटिटी मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू या कुछ आ गई होगी। ओके ना, तो ऐसी वैल्यू इसमें बन गई, बट इट्स इक्वल टू जीरो नहीं हो, जैसे रिचर्ड ने कंसेप्ट बताई थी वो कंसेप्ट वहाँ पे फॉलो नहीं होगी। ओके, तो नाउ वी हैव टू कंसिडर अबाउट दी नर्स थ्योरम। तो अभी यहाँ पे नर्स ने खुद का अभी बताया, तो नर्स का हम लोग देखते हैं। ओके ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है नर्स का, वही मैंने हमारे लिए। ओके ना, थर्ड लॉ एक्चुअल में नर्स नहीं बनाया गया है। ओके ना, जो फर्स्ट लॉ वो था वो सब तो कार्नोट का काम था। ओके ना, नर्स का काम था थर्ड लॉ में। ओके, तो देखो अभी नर्स का अभी हीट थ्योरम, नर्स हीट थ्योरम है वो एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैं एक बार स्टेट यहाँ पे पर लिख देता हूँ, नर्स हीट थ्योरम, हीट के लिए उसने वो खुद का थ्योरम दिया है, तो वो भी इसी वैल्यू पे है। ओके ना, इसी वैल्यू पे बेस्ड उसने वो यहाँ पे स्टेटमेंट बताया था कि उसने नर्स पॉस्टुलेटेड एक्सट्रीमली बोल्ड हाइपोथेसिस मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो पूरी तरह से ट्रू नहीं हुआ है, बट उसने वो प्रिडिक्शंस किए हैं, उसे हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो क्या है, फॉर अ प्रोसेस इन अ कंडेंस सिस्टम, तो कंडेंस सिस्टम मतलब क्या, जहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। कंडेंसेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा गैसियस है, गैस लिक्विड फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे हम लोग मेंटेन करेंगे, उसके बाद वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके ना, तो वही तो फॉर अ प्रोसेस इन अ कंडेंस सिस्टम द वैल्यू ऑफ दिस डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी, ओके, अप्रोचेज जीरो एज द एब्सोल्यूट जीरो इज अप्रोच्ड। ओके, तो यही है। तो उसने बताया कि ये जो वैल्यू है वो उस कंडेंस सिस्टम में जीरो हो जाएगी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके ना, एब्सोल्यूट जीरो जब वो अचीव कर लेगा तभी ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ओके, वो उसने बताया एट एब्सोल्यूट जीरो। ओके, एब्सोल्यूट जीरो पे ये अटेन हो जाएगा, तो ये नर्स ने बताया था। और इसी स्टेटमेंट को उसने और एक सिंपल फॉर्म में बताया था। तो सिंपल फॉर्म क्या था वो स्टेटमेंट, एनी एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस अप्रोचेज जीरो एज द टेम्परेचर अप्रोचेज जीरो, मतलब जो थर्ड लॉ का स्टेटमेंट था उसी तरह का स्टेटमेंट है ये। क्या है देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब इजीली याद हो जाएगा। एनी एंट्रोपी चेंजेस इन एन आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस approaches zero as the temperature approaches zero.
तो यही चीज़ है, ओके ना। एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग अगर कंसिडर करें तो उस टेम्परेचर में, वो प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पूरी तरह से जीरो हो सकता है, बट कब, जब उसका टेम्परेचर जीरो पे अप्रोच कर देगा, ओके ना, मतलब जीरो हो जाएगा तो वो अप्रोच कर सकता है, ओके। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखा उसने, मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैथमेटिकली द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, मैथमेटिकली कैसा था, लिमिट एज टी टेंस टू जीरो डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी, ओके ना, ये पूरा हो गया, डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा जी दैट इज चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी, ओके ना, इज इक्वल टू लिमिट एज टी टेंस टू जीरो डो बाई डो टी ऑफ डेल्टा एच, ओके, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट है, ओके ना। दिस इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, ओके, ये पूरा स्टेटमेंट बन गया। तो ये एक्चुअल में इसी को हम लोग बोलते हैं हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम, और जो ये स्टेटमेंट थे वो नर्स्ट हीट थ्योरम के स्टेटमेंट थे, ओके। तो इसमें एक्चुअल में उसने क्या बताया कि एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, तो एंट्रोपी चेंज होगा वो एट एब्सोल्यूट, जब हम लोग जीरो टेम्परेचर अचीव कर लेंगे तो वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये क्या है, ये फ्री एनर्जी है और डेल्टा एच का ये हीट है, तो हमने वही चीज़ बताया ना, अगर फ्री एनर्जी और हीट वो दोनों अगर जीरो हो जाएंगे तो एंट्रोपी अपने आप जीरो होना ही है, ओके। तो वही चीज़ है, तो इसमें वही उन्होंने बोला है, तो यही हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ओके। और इसको अभी ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाया गया है, और इट इज़ ट्रू फॉर एनी प्रोसेस इन अ कंडेंस सिस्टम, कंडेंस सिस्टम अगर होगी तो वहाँ पे वो किसी भी प्रोसेस के लिए ये ट्रू है, ओके ना। देन इट मीन्स डेल्टा जी एंड डेल्टा एच मीट ईच अदर, तो ये एक ग्राफ बनाया गया है, ग्राफ के फॉर्म में भी इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ग्राफ कैसे है, देखो यहाँ पे ऐसा ग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ ऐसे बनेगा, ओके। और देखो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, और डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है हमारा, डेल्टा जी और डेल्टा एच, ये दोनों वैल्यूज़ को हम लोग किए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओके। तो अभी हमें कैसा मिलेगा रिजल्ट, देखो कैसा है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, फिर यहाँ से कर्व आएगा, ओके। यहाँ पे एक कर्व गया हुआ है, यहाँ पे एक कर्व गया हुआ है, और यहाँ पे एक डॉटेड है, अभी देखो यहाँ पे, यहाँ पे भी डॉटेड बना दे, ठीक है। तो ये देखो क्या है, ये है हमारा डेल्टा जी, ये हमारा डेल्टा एच, ये हमारा डेल्टा एच है, और यहाँ पे डेल्टा जी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डॉटेड लाइन यहाँ पे इधर अप्रोच कर रही है, ओके, ये लाइन भी यहाँ पे, ओके। मतलब एट पर्टिकुलर टाइम, देखो ये मतलब जब ज़्यादा वैल्यू रहेगी तभी नहीं, बट एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे आप पहुँच जाओगे, मतलब जीरो जब अचीव करोगे तभी दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे को मीट करेगी, मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएगी, ओके। किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो डॉटेड लाइन्स विच शोज यहाँ पे डेल्टा जी एंड डेल्टा एच बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, बट नॉट बिफोर दैट, मतलब उसके पहले वो जीरो नहीं होंगे, ओके। तो वही यहाँ पे ये दिखाएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर्व भी निकालेंगे तो वो माइनस निकलेगा, निगेटिव माइनस डेल्टा एस, ओके ना। डेल्टा जी का अगर कर्व निकालेंगे तो सिंस द स्लोप शोन हैव रीच द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ जीरो स्लोप एस टी टेंस टू जीरो, ओके। तो यही चीज़ है, इसमें यही बताया गया है कि ये दोनों एक पॉइंट्स एक दूसरे को कैसे वो मीट कर रहे हैं, ओके ना। और वो मीट कहाँ पे होंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं, जब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे अचीव कर लेगा, टी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तभी ये दोनों के दोनों यहाँ पे मीट हो जाएंगे, ओके ना। यहाँ पे ये मीट कर जाएंगे, ओके, वही यहाँ पे शो कर रहे हैं, ओके। बाद में हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा इसमें, और एक चीज़ है कि डेल्टा एस हमारा कैसे कैसे इंक्रीज टेंस टू जीरो होगा, तो वो एक्चुअल में टी टेंस टू अगर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टी टेंस टू जीरो है तो हमारा डेल्टा एस टेंस टू जीरो हो जाएगा, एंट्रोपी एकदम पूरी तरह से हमारा एब्सोल्यूट जीरो हो सकती है, ओके ना। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, ओके। देन नेक्स्ट हमें और एक चीज़ देखनी है। तो अभी देखो हमने देखा कि वो कैसे डेल्टा जी और डेल्टा टी वो ग्राफ में एक दूसरे को मीट हो रहे थे, हाँ। तो अभी हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, तो हम लोग देखेंगे मतलब इसमें क्या कमियाँ थी, ओके। तो हमें देखना है कि हमें दो स्टेटमेंट यहाँ पे देखने पड़ेंगे, ओके। तो वो देखो दो इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो फ्रॉम दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होगा, ओके ना। मैं थर्मो लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्रॉम दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें सेकेंड लॉ का हमने पता है, जो हमने एस के लिए इक्वेशन लिखते थे ऐसा, ओके ना। एस के लिए हम लोग क्या लिखते थे, डी क्यू अपॉन डी टी होता था, माइनस डी क्यू अपॉन टी होता था, ओके।
तो यहाँ पे हम लोग Q के जगह पे यहाँ पे हमारे 2 है, मतलब G भी हमारा एनर्जी है और H हमारा हीट कंटेंट है, तो हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ये Q के जगह पे हम लोग G कंसिडर करते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dg इक्वल टू माइनस एस डी टी, ओके ना। यहाँ पे इसको T को हम लोग dt कंसिडर करते हैं, ओके ना, चेंज लिखने के लिए, ओके। तो यहाँ पे dt हो जाएगा माइनस एस डी टी, और उसी तरह से हम लोग ये G की जगह पे हम लोग H को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। तो उससे ये चीज़ हम लोग यूज़ करके हम लोग इसके सेकेंड लॉ में से इसके स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो कैसे लिख देंगे हम लोग, डो बाई डो टी एट, देखो G हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, इज इक्वल टू, अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो ये डेल्टा G है और ये T हो गया, डेल्टा G डिवाइड बाय, अगर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे dt अगर हम लोग कंसिडर कर दे तो हमें वो क्या मिलेगा, माइनस एस मिलेगा, ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एस। डेल्टा एस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है, ओके ना, डो बाई डो टी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी डेल्टा लिखा हुआ है, ओके, चेंज लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ से उसके एनालॉगस हम लोग ने ये इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ओके। तो इसका हम लोग फिर एंथैल्पी के फॉर्म में भी लिखेंगे, तो वो कैसा होगा, डो बाई डो टी, डेल्टा जी के जगह पे बस डेल्टा एच को रिप्लेस कर दो, ओके, डेल्टा एच इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग अभी क्या कंसिडर करेंगे, डेल्टा एस नहीं लिखेंगे, अभी हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ दी Cp। Cp हमारा क्या रहेगा, इट इज़ अ, Cp इज़ द हीट कैपेसिटी, ओके ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स स्पेसिफिक हीट, ओके ना। इसको हम हीट कैपेसिटी बोलेंगे या फिर स्पेसिफिक हीट, ओके। यहाँ पे इसको स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हैं, ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे P लिखा हुआ है मतलब कांस्टेंट प्रेशर, अगर V लिखा होता तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और ये कहाँ से आया, तो उसका इक्वेशन बनेगा हमारा ये Cp इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एच अपॉन डी टी कंसिडर करते हैं, ओके, ये एक इक्वेशन है, ओके। तो ये सब हम लोग प्रूफ यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे कि ये सब इक्वेशंस कहाँ से आए थे, ओके। हम लोग उसके एनालॉगस खाली इसमें इसको यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, ओके, क्योंकि हमें हमारे लिए सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशंस जानना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये इक्वेशंस है, तो वेयर देखो क्या है, डेल्टा Cp इज द क्या है, इज द चेंज इन, दैट इज द डिफरेंस इन द हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्शन जो फॉर्म हो रही है तो उसका जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो हीट कैपेसिटी रहेगा उसका डिफरेंस है, वो है डेल्टा Cp, ओके। एंड अप्लाइंग द थ्योरम टू अबव इक्वेशंस, तो जो हमारा जो थ्योरम था, ओके, वो अगर हम लोग इसको अगर अप्लाई करेंगे ये इक्वेशंस पे तो हमें क्या मिलेगा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग थ्योरम, जो हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम था, ओके ना, टू अबव इक्वेशन, ओके। तो वो क्या बन जाएगा, लिमिट एस टी टेंस टू 0 डेल्टा एस इक्वल टू 0 एंड लिमिट एस टी टेंस टू 0 डेल्टा Cp इक्वल टू 0। और फिर देखो ये पहले 0 हो गया तो डेल्टा Cp 0 हो गया, अभी यही 0 हो जाएगा तो डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा, ओके। तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसने देखो पहले में लिखा है डेल्टा एस 0, क्योंकि हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम क्या बताता था कि ये जो वैल्यू है एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये 0 हो जाएगा, ओके, और ये जो है वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारा नर्स्ट हीट थ्योरम था, तो वो यहाँ पे अप्लाई किया तो डेल्टा एस 0 हो गया, ओके। सेकेंड पे फिर यहाँ पे अप्लाई किया तो ये भी 0 हो गया, तो डेल्टा Cp हो गया। और Cp और Cv दोनों में रिलेशन है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, तो फिर हम लोग इससे ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अल्सो लिमिट एस टी टेंस टू 0 डेल्टा Cv दैट इज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, इक्वल टू 0, ओके। तो ये सबको इक्वेशन को एक नंबर दे दो यहाँ पे, ओके, दिस इज 3 4 5 हो गएगा, ओके ना, रैंडम सीरीज के हिसाब से, ओके। तो दिस मीन्स दैट इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं अभी, ऑल द प्रोसेसेस मस्ट ऑकर विदाउट एंट्रोपी चेंज एंड हीट कैपेसिटी चेंज इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट 0। तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये सब प्रोसेसेस कब ऑकर होगी, अगर इसमें विदाउट एंट्रोपी चेंज और किसी भी तरह का हीट कैपेसिटी में भी चेंज नहीं होगा, तो वो एब्सोल्यूट 0 पे ये वो सब वर्क होगी, ओके ना। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे इसमें किसी भी तरह का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा और किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज भी नहीं होगा, मतलब हीट कैपेसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, ओके। तो ये चीज़ यहाँ से पता चल रही है। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रिजल्ट अराइजेस फ्रॉम दी fact that entropy at 0 temperature does not depend on any other property of the system।
सच एज वॉल्यूम और प्रेशर। मतलब इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में डिपेंड किस पे कर रहा है, ये सब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं हमें कि ये देखो, ये जो हीट कैपेसिटीज़ है उस पर, ओके ना, मैक्सिमम वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ओके। बाकी जो किसी पे इतना वो डिपेंड नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ही वो एंट्रोपी चेंज होगा, ओके। तो उस पर वो ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड दी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसलिए बोलते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में इंडिपेंडेंट है एंड हैज़ इम्प्लीकेशन ओनली इन लो टेम्परेचर रेंज नियर एब्सोल्यूट जीरो। मतलब इसमें चेंज खाली हो सकता है टेम्परेचर से, वो भी लो टेम्परेचर होना चाहिए तो ही, ओके। तो इसलिए इसका यूज़ ज़्यादातर अभी आजकल के इसमें लो टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है। मतलब जो हमें लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट है, इसलिए उसका भी ब्रांच है, उसको बोल सकते हैं लो टेम्परेचर फिजिक्स, ओके। लो टेम्परेचर फिजिक्स ऐसा अलग से ब्रांच बनाया गया, लो टेम्परेचर फिजिक्स। उसमें सब लो टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ओके। तो वहाँ पे उसका ज़्यादा यूज़ है, वाइड एप्लीकेशन है वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को लो टेम्परेचर पे स्टडी किया जाता है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसीड हमारे जो हो गए आगे के यूनिट्स हो गए, उसमें भी एक हमारा टॉपिक होगा लो टेम्परेचर ऑफ फिजिक्स, उसमें हम लोग देखेंगे, ओके नेक्स्ट, ओके। तो आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स कि थर्ड लॉ में एक्चुअल में क्या था। थर्ड लॉ के स्टेटमेंट्स हो गए थे, जो पहले हम लोग दो स्टार्टिंग के जो स्टेटमेंट देखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉन्स्ट हीट थ्योरम क्या है, तो नॉन्स्ट हीट थ्योरम के लिए हमने हमारा एक इक्वेशन कंसिडर किया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोला उसको वो। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिचार्ड कॉन्सेप्ट देखा क्या है, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का एक पार्ट है, ओके ना, वो पार्ट को ही हमने रिचार्ड कॉन्सेप्ट में भी यूज़ किया है, इक्वल टू जीरो बता रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली जीरो नहीं आ रहा था। देन उसने बाद में नर्स्ट ने किया, तो नर्स्ट ने उसमें और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसमें उसने बताया कि ये एक्चुअल में कैसे जीरो होता है और कौन सी कंडीशन पे ये जीरो होता है, ओके ना। एट एब्सोल्यूट जीरो पे वो जीरो हो सकता है, तो वो नर्स्ट ने बताया। और नर्स्ट का फिर यहाँ पे ये जो दो सेकंड लॉ से हमने ये स्टेटमेंट बनाया, तो ये दो स्टेटमेंट्स पे हम लोग यूज़ किया वो थ्योरम, तो बाद में हमें ये रिजल्ट्स मिल गए। तो हमें यही पता चल गया कि हमारा जो एंट्रोपी चेंज है वो एक्चुअल में इनमें किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। थर्ड लॉ जो है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और जो हमारा एंट्रोपी चेंज है वो पूरी तरह से जीरो आ सकता है अगर टेम्परेचर जीरो अचीव किया जाए तो, ओके। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टिल अप टू टुडे, ओके ना। अप टू टुडे कोई ऐसी मशीन या किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट, कोई सिस्टम ऐसे बनाई नहीं गई है कि जिससे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव कर सकें, ओके। So I hope you have cleared all these things. So thank you very much.